सीरीज खिजा की बारिश, किताब नंबर 2, बादल ढके, मुसन्निफ ए हमीद, आवाज लुबाबा हैदर, पेशकश मीर कारवां, पार्ट 17। एक मकान में उसे हारमोनियम की आवाज सुनाई दी। सिख ड्राइवर ने टैक्सी कैसे बाजार में दाखिल करने के बाद बिजली के खंबे के पास रोक दी, जिसकी 2 मंजिला इमारत में रोशनियां जगमगा रही थी और बाजार में इक्का दुक्का लोग आ जा रहे थे और कुछ पान सिगरेट के खोखे भी रोशन थे, जहां से संगीत की रेडियाई गीतों की लहरें बुलंद हो रही थी। कोठों से हारमोनियम और तबले की थाप और घुंघरुओं के धीमे धीमे छनाके भी सुनाई दे रहे थे। ड्राइवर ने गर्दन घुमाकर पीछे देखा और बोला, आ गया तुम्हारा सोना गाची बाबू, चलो उतर जा, तू भी क्या याद करेगा। नदीम ने खुदा का शुक्र अदा किया कि वो खैरियत से जिंदा सलामत अपनी मंजिल पर पहुंच गया था। टैक्सी से निकलकर वो एक पान सिगरेट के खोखे की तरफ बढ़ा। उसके ऐन सामने एक जगमगाती दुकान में बंगला गाने लगे थे और कुछ लोग बैठे चाय पी रहे थे। पान सिगरेट के खोखे पर भी 2-4 आदमी खड़े सिगरेट का धुआं उड़ाते हुए हंस हंस कर बातें कर रहे थे। अगरचे वहाँ पुलिस का कोई आदमी नहीं था, फिर भी नदीम ने करीब जाना मुनासिब न समझा और एक गली में दाखिल हो गया। ये गली भी हमारे यहाँ की किसी पक्की सड़क जितनी कुशादा थी, मगर चूंकि उधर फ्लैटों के पिछवाड़े लगते थे इसलिए सुनसान थी और जगह जगह कचरे के ढेर लगे थे। कलकत्ता में जो गलियां ऊंची रिहायशी इमारतों के अकब में वाक़ होती हैं, उन्हें कचरा गली के नाम से पुकारा जाता है। लोग मकानों की पिछली खिड़कियों से उधर कूड़ा करकट फेंकते हैं, जिसे कॉरपोरेशन के बड़े बड़े ट्रक मुकर्ररा वक्त पर आकर उठा के ले जाते हैं। नदीम कूड़े करकट के दरमियान से गुजरकर सड़क की दूसरी जानिब निकल आया। यहाँ भी कहीं कहीं चौबारों से गाने बजाने और मुजरे की आवाजें आ रही थी। नदीम की नजर एक छोटी सी दुकान पर पड़ी। ये भी पान सिगरेट और सोडा वाटर की दुकान थी, जिसके आगे रस्सी से एक बल्ब रोशन था और दुकानदार गद्दी पर बैठा नारियल पी रहा था। वहाँ कोई ग्राहक नहीं था। नदीम लपक कर वहाँ गया और जेब से 50 का नोट निकालकर क्रियॉन ए के सिगरेट का पैकेट तलब किया। बंगाली दुकानदार ने सिगरेट नदीम की तरफ बढ़ाए, नोट लेकर डब्बे में रखा और रेजगारी निकालने लगा। नदीम ने सिगरेट निकालकर पूछा कि यहाँ कृष्णाबाई का चौबारा कहाँ है। बंगाली दुकानदार ने करीबी फ्लैट की तरफ इशारा करते हुए कहा, वो सामने कोठा है कृष्णाबाई का, पर अब तो वो धंधा समेट चुकी होगी। लक्की बाई के कत्ल के बाद वो जल्दी कोठा बंद कर देती है। नदीम ने रेजगारी लेकर जेब में रखी और कृष्णाबाई के चौबारे की तरफ चला, जहाँ अभी तक रोशनी हो रही थी। ये चौबारा बिल्डिंग की दूसरी मंजिल का एक फ्लैट था। नीचे सीढ़ियों में गुंडा टाइप आदमी दीवार से टेक लगाए सिगरेट पी रहा था। उसने नदीम को आगे बढ़ते देखा तो दीवार से टेक हटा दी और नदीम के करीब आकर करख लहजे में पूछा, किधर जा रहे हो बाबू। नदीम कृष्णाबाई के कोठे की सीढ़ियों के पास रुक गया। गुंडा टाइप बंगाली उसके करीब आ गया। सिगरेट की राख चुटकी से झाड़ते हुए तंजिया हंसी के साथ बोला, अरे ऊपर किधर को जाता है दादा, चंदाबाई को तो डाकू ले गए। नदीम ने जेब से कमानीदार चाकू निकालकर उसे खोलकर बंद किया और गुंडे की तरफ झुककर राजदारी से कहा, कृष्णाबाई से पगार लेने जा रहा हूँ दादा। बंगाली गुंडा जल्दी से पीछे हट गया। नदीम वैसे भी डील डॉल में उससे दुगना था। वो फौरन लहजे में इनकिसारी पैदा करते हुए बोला, कृष्णाबाई तो धंधा खत्म कर चुकी है, मगर वो भी ऊपर अपने कोठे पर ही है। ये कहकर गुंडा वहां से चल दिया। नदीम ने चाकू जेब में रखा और जल्दी से सीढ़ियों में आ गया। पहली मंजिल के दरवाजे पर ताला लगा था। सीढ़ियों में हल्की रोशनी वाला बल्ब जल रहा था। ऊपर वाली मंजिल का दरवाजा भी बंद था। अंदर से कोई आवाज नहीं आ रही थी। नदीम ने दरवाजे की तरफ में से झांक कर देखा। दूसरी तरफ एक छोटा सा कमरा था। चांदनी का फर्श बिछा था, जिस पर मोतिये और गुलाब के फूलों की पत्तियां इधर उधर बिखरी हुई थी। एक बूढ़ा बंगाली चादर में हारमोनियम लपेट रहा था। सुर्ख भड़कीली साड़ी में मलबूस एक नौजवान खूबसूरत बंगाली औरत छोटे से तख्त पर बैठी अपने पांव से घुंघरू उतार रही थी। एक घुंघरू उसने उतारकर तख्त पर रखा हुआ था। दूसरा घुंघरू भी उतारकर उसने तख्त पर रख दिया और एक जमाई लेकर बंगला में बूढ़े बंगाली से कुछ कहा। बूढ़े ने जवाब में कुछ कहा और हारमोनियम की पेटी कोने में लगा दी। फिर गाँव तकिया उठाकर कोने में रखने लगा, जहाँ पहले से कुछ तकिया और उगालदान पड़े थे। अब नदीम दरवाजे पर आहिस्ता से दस्तक देने लगा। खूबसूरत औरत ने, जो यकीनन नजमी की सहेली और राजदार कृष्णा देवी ही थी, बेजारी से दरवाजे की तरफ देखा और बूढ़े से एक बार फिर बंगला जुबान में कुछ बोली। बूढ़ा दरवाजे की तरफ आया। नदीम पीछे हट गया। बूढ़े ने दरवाजे को जरा सा खोलकर नदीम को देखा और हिंदुस्तानी में कहा, मुजरा बंद हो गया है, कल आना। नदीम सुनी अनसुनी करते हुए दरवाजा खोलकर बैठक में आ गया। उसे यूं बेधड़क अंदर आते देखकर कृष्णाबाई सहम सी गई। लक्की बाई के खून और नजमी यानी चंदाबाई के अगवा के बाद वहां पहले ही खौफ और दहशत के साए मंडला रहे थे। नदीम को सूरत हाल की संगीनी का पूरा इल्म था। वो तेजी से कदम उठाता कृष्णाबाई के पास गया और कहने लगा, मैं नदीम हूँ कृष्णा,
चंदा देवी का दोस्त। कृष्णा ने यह सुना तो जल्दी से उठ खड़ी हुई, नदीम को गौर से देखा, फिर बंगाली से बंगला में कुछ कहा, जिस पर बूढ़ा बंगाली सर को लटकाए सीढ़ियां चढ़कर ऊपर वाली मंजिल पर चला गया। कृष्णा ने दरवाजे की कुंडी लगा दी और नदीम की तरफ देखते हुए बोली, मुझे कैसे यकीन आए कि तुम ही मेरी सहेली चंदा के दोस्त नदीम हो? क्या तुम मुझे चंदा का असली नाम बता सकते हो? जब नदीम ने उसे चंदा का असली नाम नजमी बताया और ये भी बताया कि किस तरह वो दोनों लाहौर में पढ़ा करते थे और फिर किस तरह उनकी बदकिस्मती का आगाज हुआ और वो एक दूसरे से बिछड़ गए, नदीम ने कृष्णा को ये ना बताया कि वो कलकत्ता में किस जगह छुपा हुआ है, मगर बाकी सब कुछ बता दिया और कहा कि वो सिर्फ ये पूछने आया है कि उसके ख्याल में नजमी को मान सिंह डाकू ने अगवा किया है क्या। कृष्णा बाई अब भी कुछ बताते हुए हिचकिचा रही थी। तब नदीम ने कहा, कृष्णा तुम मुझ पर किसी किस्म का शक मत करो। मुझे नजमी यानी चंदा बाई एक बार मिली थी और उसने मुझे बताया था कि तुम उसकी राजदार सहेली हो और अगर उसके बारे में कभी कुछ मालूम करने की जरूरत पड़ जाए तो मैं चंदा बाई के पास ही जाऊं। चंदा यानी नजमी ने कृष्णा बाई को नदीम का जो हुलिया बताया था वो नौवारिद नौजवान पर बिल्कुल ठीक बैठता था। जब कृष्णा को पक्का यकीन हो गया कि यही नदीम है तो उसने उदास लहजे में कहा, ये कत्ल डाकू मान सिंह नहीं किए थे और वही चंदा को भी अगवा करके ले गया है। मैं मान सिंह डाकू को शक्ल से पहचानती हूँ। वो जोगी के भेस में लक्की बाई के पास दरिया हिगली वाली कोठी में रात को आया करता था। तुम्हारे ख्याल में मान सिंह डकैत नजमी को अगवा करने के बाद कहाँ ले गया होगा? मुझे उसके अड्डे का तो कुछ नहीं पता, पर लक्की बाई से एक बार सुना था कि काकसेस बाजार के जंगल में दुर्गा देवी की बावली है। मान सिंह का बावली के पास किसी टीले में खुफिया ठिकाना है, पर तुम वहां मत जाना। मान सिंह के साथी बड़े खूनी हैं। उधर कोई भूला भटका मुसाफिर भी चला जाए ना तो उसे जिंदा नहीं छोड़ते। नदीम खुद भी कृष्णा बाई पर यह जाहिर नहीं करना चाहता था कि वो नजमी की तलाश में जाएगा। वो एक आह भर कर बोला, कृष्णा मैं नजमी के पीछे कैसे जा सकता हूँ? पुलिस तो खुद मेरी तलाश में है और मैं शहर के कोने खुदरों में छुपता फिर रहा हूँ। अच्छा, अगर खुदा को मंजूर हुआ तो कभी नजमी से मुलाकात हो जाएगी। अब मैं चलता हूँ। कृष्णा बाई नदीम के करीब आ गई और बोली, चंदा बड़ी बदनसीब है। उसने बड़े कष्ट उठाए हैं और अभी तक दुख झेल रही है। अगर चंदा डाकुओं के जंगल से फरार होकर यहाँ आने में कामयाब हो गई तो मैं तुम्हें यही कहूंगी कि तुम उसे यहाँ से निकालकर मशरकी पाकिस्तान ले जाओ। वो वहां ज्यादा देर जिंदा नहीं रह सकेगी। नदीम ने कृष्णा बाई का हाथ अपने हाथों में थाम कर कहा, कृष्णा मैं कभी कभी तुम्हें रात के वक्त यहाँ कर मिलता रहूंगा। अगर नजमी किसी तरह यहाँ पहुंचने में कामयाब हो गई तो मुझे जरूर बता देना, फिर मैं उसे यहाँ से निकाल कर ले जाऊंगा। अच्छा, अब मैं चलता हूँ, मैं ज्यादा देर नहीं रुक सकता। नदीम ने कृष्णा का शुक्रिया अदा किया और तेजी से सीढ़ियां उतरकर दरवाजे पर आ रुका। सर बाहर निकालकर बाजार का जायजा लिया। आधी रात गुजर जाने के बाद भी कहीं कहीं कोठों से घुंघरूओं की झनकार और गाने की आवाजें आ रही थी, लेकिन बाजार तकरीबन सुनसान था। नदीम बाजार में आकर मकानों की दीवार के साथ साथ चलता दूसरे बाजार में निकल आया। यहाँ कोने वाली सिगरेटों की दुकान के पास कुछ लोग खड़े आपस में हंसी मजाक कर रहे थे। नदीम उनसे कुछ फासले पर तेज तेज गुजर गया। वो सोनागाची के इलाके से बाहर आया तो एक टैक्सी उसके करीब से गुजरी। नदीम ने जोर से आवाज दी तो टैक्सी कुछ दूर जाकर रुकी, फिर उल्टी चलती उसके करीब आ गई। नदीम उसके अंदर घुस गया और ड्राइवर को उस इलाके का नाम बताया जिसका शुमार कलकत्ता शहर के मजाफात में होता था और जहाँ एक बोसीदा माल गोदाम की तंगो तारीख कोठरी में अमजदिया होटल वाले सेठ जब्बार ने उसे छुपा कर रखा था। टैक्सी पौन घंटे के बाद कलकत्ते के सुनसान बाजारों से गुजरती मजाफात से थोड़ी दूर उस इलाके में पहुंचकर रुक गई जिसका नदीम ने नाम ड्राइवर को बताया था। यहाँ नदीम ने टैक्सी छोड़ दी और रात के अंधेरे और खामोशी में माल गोदाम की तरफ रवाना हुआ। कोठरी को वो ताला लगा कर गया था। वो ताला खोलकर कोठरी में आ गया और चारपाई पर बैठकर सोचने लगा कि अब उसे क्या करना चाहिए। ये बात तो तय थी कि वो नजमी की तलाश में काकसेस वाले बाजार के जंगल की तरफ रवाना हो जाएगा और सेठ जब्बार के आदमी कालिए के साथ इंडिया का बॉर्डर क्रॉस करके मशरकी पाकिस्तान में दाखिल नहीं होगा। वो नजमी के बगैर मशरकी पाकिस्तान कैसे जा सकता था? वो नजमी को दरिंदों के गढ़ से निकालकर अपने साथ ले जाना चाहता था। ये उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा मकसद था और उसने इस मकसद में कामयाब होने का फैसला कर रखा था। 2 दिन बाद जब जब्बार अली सेठ ने नदीम को अपने आदमी कालिए के साथ मशरकी पाकिस्तान पहुंचाना था, जिसका अब सवाल ही पैदा नहीं होता था, नदीम ने नजमी के पीछे डाकू मान सिंह की खुफिया और खतरनाक कमीनगाह पर जाकर वहां से नजमी को निकालने का अहद किया था। नदीम चारपाई पर लेट गया। नजमी किस हालत में होगी ये सोच सोचकर उसके जहन लावे की तरह उबल रहा था। फिर ना जाने किस वक्त उसे नींद आ गई। आंख उस वक्त खुली जब बाहर कोई दरवाजे पर आहिस्ता आहिस्ता ठक ठक कर रहा था। ये सेठ जब्बार का ड्राइवर वादे के मुताबिक दिन के वक्त कोठरी के बाहर ताला लगाने और नाश्ता लेकर आया था।
ندیم نے بند دروازے کی درز میں سے ڈرائیور کو دیکھا اور دروازہ کھول دیا۔ ڈرائیور کے ہاتھ میں گٹھری تھی جس میں کھانا وغیرہ بندہ تھا۔ اس نے آتے ہی ندیم سے تالا اور چابی لے لی اور پوچھا، رات کو ادھر آیا تو نہیں تھا؟ ندیم نے کہا، کوئی نہیں آیا تھا، بس میں تھوڑی دیر کے لیے باہر نکل کر ٹہلا تھا۔ ڈرائیور بولا، آج رات سیٹ آئے گا۔ ڈرائیور باہر سے کوٹری کو تالا لگا کر چلا گیا۔ سارا دن ندیم نے تنگو تاریک کوٹری کے اندر ہی گزار دیا۔ اسے سیٹ کا انتظار تھا۔ وہ اسے صاف صاف بتا دینا چاہتا تھا کہ جب تک وہ نجمی کو ڈاکوں کے چنگل سے برآمد نہیں کر لے گا، بارڈر کراس نہیں کرے گا۔ ندیم سیٹ کو بغیر بتائے وہاں سے نجمی کی تلاش میں نکلنا نہیں چاہتا تھا۔ رات کو سیٹ جب باہر آیا تو وہ کچھ فکر مند سا تھا۔ وہ اپنے ساتھ ندیم کے لیے سگریٹ کے 4 پیکٹ اور چائے سے بھری تھرموس بھی لایا تھا۔ اس نے تھرموس میں سے چائے نکال کر گلاسوں میں ڈالی اور پھر کسی قدر تشویش کے ساتھ کہنے لگا، پولیس تمہاری تلاش میں میرے ہوٹل آئی تھی آج۔ مجھے لگتا ہے کسی نے مخبری کر دی، پر تم مطمئن رہو، پولیس کو میرے ہاں کوئی ثبوت نہیں ملا۔ ندیم خاموشی سے چائے پیتے ہوئے سوچ رہا تھا کہ بات کہاں سے شروع کرے۔ سیٹ نے خود ہی اس کی مشکل حل کر دی۔ چائے کا گلاس ہاتھ میں لیے ندیم کی طرف دیکھ کر وہ بولا، ویسے اب ایک رات کی بات ہے، پرسوں منہ اندھیرے کالیا تمہیں یہاں سے لے جائے گا، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ ندیم موم بتی کی طرف دیکھ رہا تھا جو قریبی غسل خانے کے اندر رکھی ہوئی اینٹ پر جل رہی تھی۔ چائے کا گھونٹ بھرنے کے بعد اس نے سیٹ کی طرف دیکھے بغیر آہستہ سے کہا کہ وہ بارڈر کراس نہیں کرے گا۔ سیٹ نے چونک کر ندیم کی طرف دیکھا۔ اس کے چہرے پر ناراضگی کے آثار تھے۔ کیوں؟ بارڈر کراس نہیں کرو گے تو کہاں جاؤ گے؟ اس جگہ تو زیادہ دیر نہیں ٹھہر سکتے، پولیس تو شکاری کتوں کی طرح تمہاری بو سونگتی پھر رہی ہے۔ سیٹ جی، چندا کو ڈاکو مان سنگھ اغوا کر کے لے گیا ہے اور میں چندا کے بغیر بارڈر کراس نہیں کر سکتا۔ سیٹ جبار کو غصہ آ گیا، تم احمق ہو، بے وقوف ہو، اگر تمہاری چندا کو مان سنگھ لے گیا ہے تو تم کیا کر لو گے؟ جانتے ہو مان سنگھ نے کتنے خون کیے ہیں؟ وہ انسان نہیں درندہ ہے، ہتھیارہ ہے، آدم خور ہے۔ تم اس کے قبضے سے اپنی چندا کو قیامت تک نہیں چھڑا سکو گے، چاہے میری جان ہی کیوں نہ چلی جائے، مگر میں چندا کو مان سنگھ کے چنگل سے چھڑا کر ہی دم لوں گا۔ دیکھو میاں، مجھ پر میرے دوست نے جو ذمہ داری ڈالی ہے میں اسے ہر حالت میں نبھاؤں گا۔ میں یار کی یاری نبھا رہا ہوں۔ اس نے مجھے لکھا ہے کہ میں تمہیں بارڈر پار کرا دوں اور اس کا میں نے بندوبست کر لیا ہے۔ باقی اگر تم چندا کی تلاش میں جانا چاہتے ہو تو ایسا تم اپنی ذمہ داری پر کرو گے اور میں اس سلسلے میں تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکوں گا۔ ہاں، اتنا تم سے وعدہ ضرور لوں گا کہ اگر تم پکڑے گئے تو پولیس کے آگے میرا نام مت لینا۔ سیٹ جی، میں محسن کش نہیں ہوں، اگر ایسی گھڑی آ گئی تو مر جاؤں گا، پر آپ کا نام زبان پر نہیں لاؤں گا۔ سیٹ نے ندیم کے کاندھے پر ہاتھ رکھ کر بڑی شفقت سے کہا، میرے عزیز، تم نادان ہو، مان سنگھ اور اس کے گروہ کو تم نہیں جانتے۔ یہ بھارت کا سب سے درندہ صفت ڈاکو ہے، مدھیہ پردیش میں کئی خون کر چکا ہے اور اب کچھ عرصے سے بنگال میں قتل و غارت گری کر رہا ہے۔ پولیس بھی اس سے ڈرتی ہے۔ بڑے سے بڑا جیدار انسپیکٹر بھی مان سنگھ کی کمینگاہ کے قریب پھٹکنے کی جرات نہیں کرتا۔ چندا کو اس کے حال پر چھوڑ دو، اسی میں تمہاری بھلائی ہے۔ تم کالیے کے ساتھ بارڈر کراس کر کے مشرقی پاکستان چلے جاؤ، یہاں تمہاری زندگی بھی شدید خطرے میں ہے۔ تم پر پاکستانی جاسوس ہونے کا الزام ہے اور بھارتی پولیس نے تمہیں ایک بار پکڑ لیا نا تو پھر تمہاری موت یقینی ہے۔ ندیم خاموشی سے اس کی باتیں سنتا رہا۔ جب سیٹ نے اپنی بات ختم کی تو ندیم نے فیصلہ کن لہجے میں کہا، سیٹ جی، میں مجبور ہوں، میں چندا کی تلاش میں ضرور جاؤں گا اور خدا نے چاہا تو اسے ظالموں کے پنجے سے نکال کر لاؤں گا۔ یہ میرا آخری فیصلہ ہے۔ سیٹ ندیم کا منہ تکنے لگا، زمین پر سے چائے کا گلاس اٹھا کر 2 گھونٹ پیے، گلاس زمین پر رکھا، سگریٹ سلگا کر ایک کش لگایا اور کہنے لگا، اگر تم نے فیصلہ کر ہی لیا ہے تو میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ تم مان سنگھ کی تلاش میں جاؤ گے کہاں؟ کیا تمہیں معلوم ہے کہ اس کی خفیہ کمینگاہ کس جگہ پر ہے؟ میں نے ایک بار سنا تھا کہ وہ کاکسس بازار کے قریب کسی جنگل میں اپنے ساتھیوں کے ہمراہ رہ رہا ہے۔ یہ تمہیں کس احمق نے بتا دیا؟ کاکسس بازار تو مشرقی پاکستان میں ہے، ڈاکو مان سنگھ وہاں رہ کر کلکتہ وارداتیں کرنے کیسے آ سکتا ہے؟ ندیم نے سوچا کہ سیٹ ٹھیک کہہ رہا ہے، کاکسس بازار تو مشرقی پاکستان میں واقع ہے۔ اس نے سیٹ سے پوچھا، کیا آپ کو ڈاکو کے ٹھکانے کا علم ہے؟ سیٹ نے سگریٹ کے ساتھ دوسرا سگریٹ سلگانے کے بعد کہا، میری اطلاع کے مطابق ڈاکو مان سنگھ اپنے گروہ کے ساتھ کلکتہ شہر کے جنوب مشرق میں 60 میل کے فاصلے پر جلدھارا جنگل کے اندر ایک ٹیلے کی گھاٹی میں کسی جگہ رہتا ہے، مگر یہ سارے کا سارا راستہ بے حد دشوار گزار ہے اور وہاں جگہ جگہ جنگلی درندے رہتے ہیں۔ ایک تو تم نہتے ہو، پھر اکیلے۔ پہلی بات تو یہ کہ تم وہاں تک پہنچ نہیں سکو گے، اگر کسی طرح پہنچنے میں کامیاب ہو بھی گئے نا تو مان سنگھ کے آدمیوں کے ہاتھوں قتل ہو جاؤ گے،
मैं अब भी तुम्हें यही कहूंगा कि इस ख्याल को दिल से निकाल दो और अपनी जान बचाकर मशरकी पाकिस्तान चले जाओ। क्या आप मुझ पर एक मेहरबानी कर सकते हैं? वो क्या? नदीम ने सिरहाने के नीचे से 100 के नोट निकालकर सेठ की तरफ बढ़ाए। मुझे इस रकम के एवज कोई पुराना पिस्तौल और कुछ गोलियां लाकर दे दीजिए, मैं आपको यह एहसान कभी नहीं भूलूंगा। सेठ ने नदीम के नोटों वाले हाथ को पीछे कर दिया। तुम्हें पिस्तौल और गोलियां चाहिए? मिल जाएंगी। तुम ये बताओ, खुदकुशी की इस मुहिम पर कब रवाना होना चाहते हो? यह खुदकुशी की ही मुहिम थी, लेकिन नदीम के सीने में अपने गुनाहों का कफ्फारा अदा करने और नजमी को एक बार फिर जिंदगी की मुकद्दस राहों पर गामजन करने का जज्बा मौजूद था। उसे अपने इस पाकीज़ा जज्बे और खुदा की जात पर मुकम्मल भरोसा था। उसे यकीन था कि वो मौत के मुंह में हाथ डालकर भी नजमी को निकाल लाएगा और फिर उसे मशरकी पाकिस्तान अपने साथ ले जाने के लिए जरूर कायल करेगा। मैं आज रात ही निकल जाना चाहता हूँ, लेकिन मुझे कुछ जरूरी चीजों की जरूरत है। एक तो मेरे पास एक पिस्तौल का और गोलियों का होना बहुत जरूरी है। दूसरा, मैं चाहता हूँ कि आप मुझे मेरे साइज की कोई गहरे रंग की पुरानी सी पतलून, रबड़ के जूते और एक पुरानी चमड़े की जैकेट ला दें। ये खद्दर के कपड़े जंगल में इस खतरनाक मुहिम में ज्यादा देर तक मेरे साथ नहीं दे सकेंगे। इन चीजों का बंदोबस्त हो जाएगा, लेकिन इन चीजों से ज्यादा तुम्हें जरूरत इस बात की है कि तुम अपने आप को पुलिस और CID के आदमियों से महफूज रखो। पुलिस तुम्हारी खोज में लगी हुई है। तुम्हें अपने आप को पुलिस की नजरों से बचाते हुए जलधारा के खतरनाक जंगलों में दाखिल होना होगा। उसके बाद तुम्हारा सामना एक ऐसे खूनी डकैत से होगा जो गोली पहले चलाता है और बाद में करता है। सेठ जी, कब्र में जो रात आनी है उसको कोई नहीं टाल सकता। अगर मेरी मौत डाकू मानसिंह के हाथों लिखी हुई है तो न उसे आप रोक सकते हैं न मैं। लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो फिर मानसिंह का बाप भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। आप मुझे इतना जरूर गाइड कर दें कि मुझे जलधारा के जंगल में पहुंचने के लिए कौन सा रास्ता इख्तियार करना होगा। ये मैं तुम्हें कल बताऊंगा। मैं कल शाम का अंधेरा होते ही आ जाऊंगा, तुम तैयार रहना। सेठ चला गया तो नदीम ने थर्मस में से मजीद चाय गिलास में डालकर पी और सिगरेट सुलगा कर सोचने लगा कि नजमी इस वक्त किस आलम में होगी। जैसा कि आप पढ़ चुके हैं, मानसिंह नजमी को अगवा करके अपनी खुफिया कमीनगाह में ले गया था। नजमी को उसने टीले वाली गार में बंद कर दिया था। उसके हाथ अब खोल दिए गए थे। गार के बाहर सारी रात एक डाकू पहरा देता रहा था। नजमी रात के पिछले पहर सो गई थी। नजमी अब वो पहले वाली नाजुक और बात बात पर डर जाने वाली और आंसू बहाने वाली नजमी नहीं रही थी। हालात ने उसकी निस्वानी नजाकत उससे छीनकर उसके अंदर इंतकाम का बारूद कूट कूट कर भर दिया था। अब उसे सिर्फ एक चिंगारी दिखाने की जरूरत थी। जिस जिस मर्द ने उसके साथ जो जो दरिंदा सिफत से रोक किया था वो उसके सीने पर नक्श था। उसे उन सबसे उस दरिंदगी का इंतकाम लेना था। मानसिंह तो डाकू था, उसका तो काम ही कत्ल गारतगरी था, लेकिन नजमी उसे भी कभी माफ नहीं कर सकती थी। नजमी को इस गार में कैद हुए 2 रोज गुजर गए थे। दिन में सिर्फ एक दफा 2 डाकू उसे अपनी निगरानी में गार से निकालकर टीले के दामन में बहती नदी पर लहराने ले जाते, और जब नजमी नहर में नहा रही होती तो दोनों डाकू राइफलें उठाए करीबी झाड़ियों से उसे बराबर देखते रहते। रात को डाकू मानसिंह पिस्तौल लटकाए गले में झूमता झामता गार में आ जाता और सुबह होते ही गार से बाहर चला जाता। नजमी 24 घंटे वहां से फरार होने के मंसूबे सोचती रहती, लेकिन बहुत जल्द उसे महसूस हो गया कि वो जिंदा हालत में डाकुओं से निजात हासिल नहीं कर सकती। और अभी उसे मरना नहीं था, क्योंकि उसके दुश्मन अभी जिंदा थे। उसे अपने तमाम दुश्मनों को मौत के घाट उतारना था। अब उन दुश्मनों में मानसिंह डाकू का नाम भी शामिल हो गया था। नजमी ने एक नई हिकमत अमली इख्तियार कर ली। उसने अपने आप को वक्ती तौर पर मानसिंह के हवाले कर दिया और उससे मोहब्बत का इजहार करने लगी। मानसिंह डाकू मोहब्बत के नाम से नावाकिफ था। उससे इसके रवैये में सिर्फ इतनी तब्दीली आई कि उसने नजमी को गार से बाहर निकलकर डाकुओं के लिए खाना वगैरह पकाने की इजाजत दे दी। तीसरे दिन डाकू मानसिंह अपने 4 साथियों को लेकर कहीं वारदात करने चल दिया। पीछे सिर्फ 5-7 डाकू रह गए। उनमें मानसिंह का शागिर्द खास दासू भी था। दासू ने नजमी को अपने कब्जे में ले लिया था। वो नजमी के साथ ज़रख़रीद लौंडियों से भी बदतर सलूक करता था। नजमी अकेली और बेबस थी। मानसिंह ने नजमी को गार से निकलने की इजाजत दे रखी थी, लेकिन दासू ने नजमी से सहूलत भी छीन ली और उसे सुबह शाम गार में ही बंद रखता, जिसके बाहर एक मुसल्ला डाकू पहरे पर मौजूद रहता। मानसिंह को गए तीसरा रोज था कि नजमी ने वहां से फरार होने की कोशिश की। सुबह के वक्त जब 2 आदमी उसे अपनी निगरानी में नदी पर नहलाने के लिए ले गए तो नजमी ने नदी के पानी में डुबकियां लगाते हुए नहाना शुरू कर दिया। ये नदी कुछ दूर जंगल में बिल्कुल सीधी आगे जाकर दाएं जानिब दरख्तों में गुम हो गई थी। नजमी ने सोचा अगर वो पानी में गोता लगाकर अंदर ही अंदर तेजी से तैरे तो वो नदी के मोड़ तक जा सकती है। 4-5 दिनों में उसने पानी में डुबकियां लगा कर अपने सांस को पक्का कर लिया था और अपने अंदाजे के मुताबिक वो 1.5 मिनट तक पानी के अंदर रह सकती थी और 1.5 मिनट नदी के मोड़ तक पहुंचने के लिए काफी था।
मुसीबत सिर्फ ये थी कि दोनों डाकू झाड़ी के पीछे बैठे हुए उसे नहाते हुए बराबर देखते रहते थे और अपनी निगाह में रखते थे। नजमी ने सोचा कि वो एक बार नदी के मोड़ तक पहुंच गई तो फिर उनके काबू में नहीं आएगी और नदी से निकलकर जंगल में भाग जाएगी। वहां जंगल इस कदर घना और घास से भरा हुआ था कि अगर आदमी किसी तरफ से उसमें दाखिल हो जाए तो फिर उसे तलाश करना तकरीबन नामुमकिन था। नजमी ने कपड़े नहीं उतारे थे और साड़ी समेत ही नदी में नहा रही थी। बीच बीच में वो झाड़ियों के पीछे कुछ फासले पर बैठे हुए दोनों डाकुओं को भी देख लेती थी। एक दफा उसने डाकुओं की तरफ निगाह उठाई तो देखा कि वो नदी की तरफ से नजरें हटाए एक दूसरे से बातें करने में मशगूल थे। यही वक्त उनकी नजरों से गायब होने का था। नजमी ने डुबकी ली और पानी के अंदर जाते ही मेंढक की तरह जितनी तेजी से टांगे और बाजू चला सकती थी चलाती हुई नदी के बहाव की तरफ बढ़ने लगी। उसका ख्याल था कि वो पानी के अंदर काफी देर तक सांस को बंद रख सकेगी, मगर ऐसा ना कर सकी। वो बहुत जल्द उसे महसूस हुआ जैसे उसके फेफड़े फट जाएंगे। फिर भी वो बाजू और टांगे चलाती आगे बढ़ती गई, लेकिन जब उसकी बंद आंखों के आगे नीले तारे नाचने लगे और सीना फटने वाला हो गया तो उसने बेदम सी होकर अपना सर पानी से बाहर निकाल लिया कि राइफल के फायर के धमाके से जंगल गूंज उठा और गोली नजमी के कान के करीब से होकर गुजर गई। नजमी ने देखा कि दोनों डाकुओं ने नदी में छलांगे लगा दी थी और कमर तक पानी में डूबे उसकी तरफ राइफलें ताने बढ़ रहे थे। एक डाकू ने नजमी को गाली दी और बोला, यहीं खड़ी रह। नजमी अब वहां से कैसे हिल सकती थी। डाकू से घसीटते हुए ऊपर गार के बाहर ले आया। दासू को जब पता चला कि नजमी ने फरार होने की कोशिश की थी तो उस पर लातों और घूंसों की बारिश कर दी गई। नजमी के मुंह से खून निकलने लगा और वो नीम बेहोश सी होकर जमीन पर पड़ गई। दासू ने उसे गार में फेंकवाकर बाहर पहरा लगवा दिया। शाम को मान सिंह डकैत अपने साथियों के हमरा वापस आया तो दासू ने उसे बताया कि चंदाबाई ने भागने की कोशिश की थी। अगर मैं वक्त पर होशियार न हो जाता तो वो हाथ से निकल गई थी और उसने पुलिस को जाकर हमारे खुफिया अड्डे का सारा नक्शा बता देना था। मान सिंह का भी पारा चढ़ गया। उसने नजमी को मजीद जदोकोब किया और उसके पांव में लोहे की जंजीर डालकर गार में बंद कर दिया। अब हम नदीम की तरफ वापस आते हैं। दूसरे दिन शाम होते ही सेठ जब्बार माल गोदाम वाली कोठरी में आ गया। वो अपने साथ एक बड़ा लिफाफा लाया था। उसमें नदीम के लिए एक पुरानी सी मेलखोरे रंग की पतलून, एक नस्वारी जैकेट और कैनवस के जूते थे। उसने एक पिस्तौल जेब से निकालकर नदीम को दिया और कहा कि ये 12 बोर का विलायती पिस्तौल है, साथ कुछ गोलियां भी थी। नदीम ने पिस्तौल के मैगजीन को गोलियों से भर लिया, अपने खद्दर के कपड़े उतारे और पतलून जैकेट और कैनवस के बूट पहन लिए। उसकी दाढ़ी और मूछें बढ़ी हुई थी, बाल भी गर्दन तक आ गए थे। सेठ जब्बार ने नदीम को कैनवस का एक छोटा सा थैला भी दिया जिसमें डबल रोटी और भुनी हुई मछली के कुछ कतले थे। सेठ बोला, ये जंगल में कुछ रोज तुम्हारे काम आएंगे, रुपए भी अपने पास रख लेना, हो सकता है ये भी सफर में तुम्हारी मदद करें। नदीम ने सेठ जब्बार से जलधारा के खतरनाक जंगली इलाके के बारे में पूछा कि कलकत्ता से उसे किस तरफ निकलना होगा। सेठ ने कहा, जलधारा जंगल तक पहुंचने का सबसे आसान रास्ता तो दरिया हेगली का है, मगर घाट पर पुलिस के आदमी होंगे, वहां तुम्हारे पकड़े जाने का खतरा है, इसीलिए मैं तुम्हें दरिया के रास्ते सफर करने का मशवरा नहीं दूंगा। उसके बाद सेठ ने तफसील के साथ नदीम को समझाया कि वो किस तरफ से होकर जलधारा के जंगल में पहुंच सकेगा और कौन सा रास्ता उसके लिए महफूज होगा। उसने नदीम को खास तौर पर हिदायत की कि वो दिन के वक्त हरगिज सफर ना करे, सिर्फ रात के अंधेरे में सफर करे। नदीम ने सेठ के साथ बैठकर रात का खाना खाया और चाय पी, सिगरेट फूंका। उसने मजीद हिदायत हासिल की और चलने के लिए तैयार हो गया। सेठ का ड्राइवर जीप में उसके साथ आया था। जीप माल गोदाम से कुछ दूर एक नाले की ढलान के करीब खड़ी थी। सेठ कहने लगा, मैंने तुम्हें बता दिया है कि मेरी जीप कहाँ खड़ी होगी। ड्राइवर को सब मालूम है कि तुम्हें किस जगह उतारना है, वहां से आगे तुम्हें कहाँ जाना होगा ये भी बता दिया गया है। अब मैं तुम्हें खुदा के सुपुर्द करता हूँ। उसने नदीम को गले से लगाकर दुआ दी और दरवाजा खोलकर बाहर देखा। जब उसे यकीन हो गया कि मैदान साफ है तो उसने नदीम को निकल जाने का इशारा किया। नदीम जैकेट की जेबों में हाथ ठूसे, कंधों को झुकाए, सर नीचे डाले तेजी से कोठरी में से निकलकर नाले की तरफ अंधेरे में चल दिया। अब शाम का अंधेरा रात की तारीकी में घुल मिल गया था। दूर कलकत्ते शहर की इमारतों और कारखानों में रोशनियां जगमगा रही थी। किसी करीबी कारखाने के इंजन में से भाप के खारिज होने की मुसलसल आवाज आ रही थी। नदीम को अंधेरे में नाले के पुल की दूसरी जानिब ढलान के करीब जीप खड़ी नजर आई। सेठ जब्बार का राजदार ड्राइवर पहले से ही सीट पर तैयार बैठा था। नदीम को अपनी तरफ आते देखकर उसने इंजन स्टार्ट किया और थोड़ी देर बाद जीप उस इलाके से निकलकर दरिया हेगली के जुनूब की तरफ पूरी रफ्तार से भागी जा रही थी। नदीम कलकत्ते के उस इलाके से किसी हद तक वाकिफ हो गया था। जीप शहर की रोशनियां और आबादी पीछे छोड़ती चली जा रही थी। जीप पर कैनवस की छत पड़ी थी और कैनवस का दरवाजा भी बंद था। उसकी हेडलाइट्स रोशन थी, जिनमें सड़क के किनारे दरख्त पीछे भागते नजर आ रहे थे। ये सड़क ज्यादा कुशादा नहीं थी,
सामने से आता हुआ एक ट्रक तेजी से निकल गया। ड्राइवर खामोश था, नदीम भी चुप था। दूर बाएं जानिब किसी बड़ी सड़क के किनारे लगे खंभों की रोशनियां पीछे जा रही थीं। फिर ये रोशनियां गायब हो गई। अब जीप खेतों से गुजर रही थी। सड़क के दोनों जानिब धान के खेत थे, जिनकी मरतूब खुशबू नदीम को साफ महसूस हो रही थी। अंधेरा होने की वजह से उसे धान के खेत स्याह दिखाई दे रहे थे। अचानक रेल का फाटक आ गया। फाटक बंद था। ड्राइवर ने बड़बड़ाते हुए जीप एक तरफ खड़ी करके रोशनियां बुझा दी। वो बोला, तुम बाहर मत निकलना, मैं जाकर पता करता हूँ कि गाड़ी आने में कितनी देर है। ड्राइवर जीप से उतरकर फाटक के करीब जो छोटी सी कोठरी थी उसकी तरफ बढ़ा। कोठरी के बाहर लाल बत्ती जल रही थी। नदीम का जी सिगरेट पीने को चाहा, मगर जीप में माचिस की रोशनी करना खतरनाक हो सकता था। नदीम जैकेट की जेबों में हाथ ठूसे खामोश बैठा और काबी निगाहों से बंद फाटक की तरफ देखता रहा। इतने में दूर से रेल के इंजन की सीटी की आवाज सुनाई दी। ड्राइवर अंधेरे में जीप की तरफ आता दिखाई दिया। वो सीट पर बैठते हुए बोला, गाड़ी आ गई है, मालगाड़ी है, बड़े डिब्बे होंगे, जरा पहले आते तो निकल गए होते। ट्रेन धड़धड़ाती शोर मचाती गुजर गई। फाटक खुला और जीप रेलवे लाइन अबूर करके एक बार फिर अपने सफर पर रवाना हो गई। अब सड़क दाएं तरफ घूमकर गैर हमवार वीराने में से गुजर रही थी। कभी ढलान आ जाती और कभी हल्की सी चढ़ाई। लगता था कि पहाड़ी इलाका शुरू हो गया है। काफी देर तक जीप इन रास्तों पर दौड़ती रही। सड़क एक बार फिर हमवार हो गई। हेडलाइट्स की रोशनी में दाएं बाएं सड़क के किनारे सिवाय झाड़ियों के कुछ और दिखाई नहीं देता था। कोई 2 घंटे के सफर के बाद जीप ने एक कुशादा नदी पर बने हुए बांस के पुल को अबूर किया तो सामने ऊंचे नीचे दरख्तों का सिलसिला जीप की रोशनी में दिखाई दिया। यहाँ सड़क कच्ची थी और जीप को हल्के हल्के धचके लगने लगे थे। हवा मरतूब और ठंडी हो गई थी। उस मरतूब हवा में सागवान और तालाबों में उगे हुए सिंघाड़ों की कच्ची महक रची हुई थी। आखिर दरख्तों का सिलसिला भी खत्म हो गया। जीप एक बार फिर मैदानी इलाके में दाखिल हो गई थी। नदीम ने दरवाजे के प्लास्टिक के शीशे में से झुककर बाएं जानिब देखा। उसे छोटे छोटे टीले रात के अंधेरे में ऐसे नजर आए जैसे कभी हैकल हाथी सर डाले सो रहे हों। ये वीराना भी गुजर गया। जीप ने एक मोड़ काटा और एक जंग-आलू चट्टान की ओट में रुक गई। ड्राइवर ने जीप की रोशनियां बुझा दी। इंजन के बंद होते ही नदीम को जंगल की सनसनाहट सुनाई देने लगी। ड्राइवर ने नदीम को बाहर आने के लिए कहा। नदीम ने जीप से उतरकर दाएं बाएं देखा। एक तरफ बड़ी ऊंची चट्टान थी, दूसरी जानिब झाड़ियां ही झाड़ियां उगी हुई थी। सामने सितारों की फीकी रोशनी में दरख्तों के धुंधले सहबले खामोश खड़े थे। ड्राइवर ने उन दरख्तों की तरफ इशारा करते हुए कहा, ये सामने अंधेरे में जो तुम्हें दरख्त और उनके पीछे टीलों के साए दिखाई देते हैं ना, ये चीतल वन का इलाका है। जलधारा जंगल यहाँ से काफी आगे जाकर है। ये असली जंगल नहीं है। चीतल वन में ज्यादातर हिरन, पाड़े और नील गाय होती हैं। इधर दरिंदे नहीं होते। तुम्हें रास्ते में एक झील मिलेगी। उस झील के आगे एक नदी आएगी। जब तुम नदी पार करोगे तो ऊंचे नीचे टीलों का इलाका शुरू हो जाएगा। उन टीलों के पार जलधारा जंगल आता है। वही तुम्हारी मंजिल है। ये इलाका तुम रातों रात पार कर जाओ तो अच्छा है, क्योंकि यहाँ दिन के वक्त फॉरेस्ट महकमे के गार्ड नजर आ जाते हैं। उसके आगे बेशक दिन में भी सफर कर लेना। जलधारा जंगल में रात को सफर मत करना, क्योंकि वहां रात को शेर चीते के शिकार की तलाश में निकलते हैं। अच्छा, खुदा हाफिज। ड्राइवर ने नदीम को खुदा हाफिज कहा और जीप वापस घुमाकर जिधर से लेकर आया था उधर कोई चल दिया। कुछ देर तक जीप के इंजन की आवाज सुनाई देती रही, फिर ये आवाज गायब हो गई और नदीम को जंगल के सन्नाटे ने घेर लिया। जंगल में सिर्फ दरख्त, दरिंदे और हशरातुल अर्ज ही नहीं होते। जंगल में ऐसे ऐसे भेद छुपे होते हैं जो आज तक इंसान की समझ नहीं आ सके। रात के वक्त जंगल एक आसेब बन जाता है, जिसके अंधेरे में नजर न आने वाली रूहें सरगोशियां करती सुनाई देती हैं। हर दरख्त में से किसी आसेब की सुर्ख आंखें झांकती नजर आती हैं। नदीम को इससे पहले जंगल की रातों का थोड़ा बहुत तजुर्बा हो चुका था। उसके सामने 2 मिशन थे। एक तो उसे अपने आप को कानून की निगाहों से छुपाना था और दूसरे नजमी को खूनी डाकुओं के कब्जे से छुड़ाकर लाना था। नजमी की मोहब्बत और उसको बचाकर लाने के जज्बे ने नदीम के सीने में एक नई ताकत भर दी थी। उसे अपने अंदर इतनी ताकत महसूस हो रही थी कि वो किसी बदरू को तो क्या, किसी बड़े से बड़े पहाड़ से भी टकराकर उसे रेजा रेजा कर सकता था। उसने खुदा का नाम लिया और चीतल बन के दरख्तों की तरफ चल पड़ा। अंधेरा और सन्नाटे में दरख्त साए साए कर रहे थे। हवा बिल्कुल बंद थी। दरख्तों के नीचे एक छोटा सा जंगली रास्ता आगे को जा रहा था। नदीम उस रास्ते पर चलने लगा। शुरू में उसे अंधेरे में चलते वक्त दुश्वारी पेश आ रही थी, लेकिन थोड़ी देर बाद उसकी आंखें अंधेरे में देखने की आदी हो गईं और उसे हर शय का धुंधला खाका नजर आने लगा। जिस जंगली रास्ते पर नदीम चल रहा था वो कोई कुदरती पगडंडी नहीं थी, बल्कि साफ लग रहा था कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वालों का बनाया हुआ रास्ता है। नदीम को ड्राइवर की हिदायत याद आ गई कि चीतल वन में महकमा जंगलात वालों के गार्ड्स वगैरह भी होते हैं, ताकि रात को कोई जंगल से दरख्त की लकड़ियां वगैरह काट कर ना ले जाए। नदीम रास्ते से उतरकर दरख्तों के नीचे से होकर गुजरने लगा।
یہ درخت زیادہ تر ساگوان کے تھے اور ان کے تنوں میں سے عجیب سی بھینی بھینی ٹھنڈی مہک اٹھ رہی تھی۔ اسے یہ ڈر بھی تھا کہ کہیں سے کوئی سانپ نہ نکل آئے۔ سانپ کا خیال آتے ہی ندیم دوبارہ جنگل کے راستے پر آ گیا۔ یہاں درختوں کی شاخیں اوپر جا کر ایک دوسرے سے مل گئی تھیں اور ستارے بالکل دکھائی نہیں دے رہے تھے۔ کافی دیر تک چلتے رہنے کے بعد ایک چھوٹی سی جھیل آ گئی۔ یہاں ایک ہرن اندھیرے میں ایک طرف کو ڈر کر بھاگ گیا۔ ندیم جھیل کے کنارے کنارے وہاں سے آگے نکل گیا۔ اب پھر جنگل شروع ہو گیا۔ یہاں پر پارٹ 17 کا اختتام ہوتا ہے۔ آگے کہانی سننے کے لیے پارٹ 18 سماعت فرمائیں۔